इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप कि उनके और उनके परिवार के पास 245 प्लॉट्स में 335 एकड़ जमीन है। 2023 के बाद यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके और उनके परिवार ने 147 प्लॉट्स खरीदे, जिनमें 168 एकड़ जमीन है, और वो भी वहां जहां पर सिंहस्थ से पहले विकास कार्य होने हैं, जहां पर सड़कें प्रस्तावित की गई हैं। ये स्टोरी हर जगह चर्चाओं में है, लेकिन स्टोरी को और गंभीरता से और गहराई से देखने की जरूरत है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप आयुध देख रहे हैं। आज के वीडियो में इसी स्टोरी की और गहरी पड़ताल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके पीछे कोई छुपी हुई कहानी भी है। इस स्टोरी की जो वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही हैं, उनमें आपको मशहूर एंकर सौरभ द्विवेदी दिखाई देते हैं, जो हाल फिलहाल में इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं। लेकिन असलियत में स्टोरी को जिन्होंने किया है वो सौरभ द्विवेदी नहीं बल्कि जय मजूमदार हैं। जय मजूमदार जाने माने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, जिन्होंने इससे पहले और बहुत सारी स्टोरीज की हैं। पनामा पेपर लीक्स, बहामास पेपर लीक्स, इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर भी उनकी एक स्टोरी बीते महीने काफी चर्चाओं में रही थी, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि उनके और उनके परिवार को सैकड़ों टेंडर और ठेके बिना किसी जांच के, बिना प्रक्रिया के पालन के दे दिए गए। अब उन्होंने मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगाए। किसी भी पत्रकार के रिपोर्ट्स को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि इससे पहले वो किस तरह की रिपोर्टिंग करते रहे हैं। किसी भी कहानीकार की कहानी को समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर वो कहानीकार सोचता कैसे है, आखिर उसके सोचने का फ्लो कैसा है। तो आइए जय मजूमदार की पिछली कुछ स्टोरीज को देखते हैं, जो देश भर में खूब चर्चाओं में रही। जैसे महाराष्ट्र में गढ़चिरौली प्रोजेक्ट आना था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 156 मिलियन मैट्रिक टन हाई ग्रेड आयरन ओर पाया गया था। यह आयरन ओर भारत की काफी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता था, उसे आत्मनिर्भर बना सकता था। लेकिन अचानक से एक विरोध प्रदर्शन शुरू होता है, क्योंकि आरोप लगाए जाते हैं कि ये टाइगर कॉरिडोर के बीच में आता है। वो टाइगर कॉरिडोर जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जंगल और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ के जंगलों के बीच का रास्ता रोकता है, और विरोध शुरू होते हैं कि अगर यहाँ पर खनन शुरू किया गया तो उससे बाघों का मूवमेंट रुक जाएगा। ये जो इलाका है गढ़चिरौली से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला, यहाँ पर से बाघ मूवमेंट नहीं करते हैं, यहाँ पे नक्सली भी मूवमेंट करते हैं। ये इलाका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के नक्सलियों को जोड़ने का सबसे बड़ा साधन रहा है, और जब यहाँ पर खनन की बात आई तो विरोध शुरू हुआ, और इस रिपोर्टिंग को प्रमुखता से उठाने वाले थे जय मजूमदार। इसी तरह की एक और कहानी सामने आती है, जब मध्य प्रदेश में पहली बार अटल जी की सोची हुई योजना, जहां नदियों को जोड़ना था, केन बेतवा प्रोजेक्ट की बात शुरू होती है। केन और बेतवा को जोड़ने की शुरुआत होती है यहाँ पे, जहां एक तरफ सूखा नियंत्रित होता, वहीं दूसरी तरफ बाढ़। जंगल की जमीन डूबती, लेकिन उसके साथ 10.62 लाख हेक्टेयर खेत सिंचित होते हैं। हजारों लाखों किसानों को अपने खेत सींचने के लिए पानी मिलता है। इसके साथ ही 13 जिलों के 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलता है। लेकिन केन बेतवा को लेकर आंदोलन शुरू हो जाते हैं। ये आंदोलन करने वाले वही थे जो सरदार सरोवर बांध का विरोध कर रहे थे। मेघा पाटकर और उनकी टीम इस पूरे के पूरे मामले को भी रिपोर्ट करने के लिए प्रमुखता से आगे आते हैं जय मजूमदार। एक और मामला सामने आता है, जब छत्तीसगढ़ में कोल कॉरिडोर बनाने की बात होती है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में बहुत सारा कोयला है, मगर उस कोयले की ट्रैफिकिंग के लिए, उस कोयला को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और इरकॉन मिलकर के एक प्रोजेक्ट प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि चंपा और कोरबा तक फर्स्ट फेज में एक रेलवे लाइन डेवलप करनी है, जो 42 किलोमीटर की होती है। इसके लिए 755 करोड़ का बजट भी अलॉट कर दिया जाता है। इससे ना सिर्फ कोयला ढोने में मदद मिलती, बल्कि इसके साथ पैसेंजर ट्रेन को भी एक छोटा रास्ता मिलता, शॉर्टर रूट मिलता। लेकिन इसका विरोध होना शुरू होता है। आपको हाल फिलहाल में ध्यान होगा किस तरह हंसदेव को जंगलों को लेकर के विरोध हुआ था, वो भी इसी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। ये भी एक विकास कार्य को रोकने की कोशिश थी, और इसको रिपोर्ट करने में भी सबसे पहला नाम, सबसे आगे उभर करके जो नाम आता है, वो नाम जय मजूमदार का था। ऐसा नहीं है कि जय मजूमदार पहली बार चर्चाओं में रहे। जय मजूमदार सबसे ज्यादा चर्चाओं में 2025 में आए थे, जब उनकी एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। दरअसल हुआ क्या कि अमेरिका की जो सरकार है, उसमें ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक नया विभाग बनाया। विभाग का नाम रखा गया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOGE, जिसके मुखिया बनाए गए एलन मस्क।
एलन मस्क ने अपनी जांच के बाद यह कहा कि यूएसएड की फंडिंग रोक देनी चाहिए क्योंकि यूएसएड ने भारत में वोटों को प्रभावित करने के लिए $21 मिलियन खर्च किए हैं। भारत के एनजीओज को भेजे हैं ताकि भारत में वोटिंग को प्रभावित किया जा सके। इसके बाद भारत में खूब बवाल मचा, यूएसएड की फंडिंग रोक दी गई, जिसके बाद एक फैक्ट चेक इंडियन एक्सप्रेस में छपता है, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छपती है जय मजुमदार की, जिसमें जय मजुमदार ये दावा करते हैं कि ये जो पैसे खर्च किए गए हैं ये पैसे भारत में खर्च नहीं किए गए, बल्कि ये पैसे बांग्लादेश भेजे गए हैं। और वो भी बांग्लादेश में एक अभियान चल रहा था, आमार वोट आमार, यानी कि मेरा वोट मेरा है। इस अभियान के लिए पैसे बांग्लादेश को दिए गए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका खूब विरोध होना शुरू होता है। बात सामने आती है कि जय मजुमदार एक संस्था के सदस्य हैं जिसका नाम है ICIJ, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इस संस्था में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात? दरअसल ये जो संस्था है एक दूसरी संस्था का हिस्सा है जिसका नाम है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को फंड करने वाले, इस प्रोजेक्ट को पैसे देने वाले, इस प्रोजेक्ट को संसाधन देने वाले जो लोग हैं उनके नाम हैं जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकरफेलर ब्रदर्स फाउंडेशन और यूएसएड। ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस पर आरोप लगे कि आपका जो पत्रकार जिस मामले पर रिपोर्ट कर रहा है उस संस्था से खुद फायदे ले रहा है, तो यहाँ पे जर्नलिज्म बायस की बात सामने आएगी। इसके साथ ही इंडियन एक्सप्रेस पर भी आरोप लगे क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस उस समय कार्यक्रम कर रहा था। इंडियन एक्सप्रेस ने अगस्त 2024 में चेन्नई में कार्यक्रम किया था और उसके साथ ही जनवरी 2025 में कार्यक्रम दिल्ली में किया था। इनकी जो फंडिंग आई थी उस फंडिंग में गूगल के साथ एक और नाम था उम्मीदयार फाउंडेशन का। उम्मीदयार फाउंडेशन भी सीधे जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का एक हिस्सा है, जो कि भारत में 2024 में ही अपने ऑपरेशंस बंद कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रमों को फाइनेंस करता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह रिपोर्ट वास्तविकता है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा है? भ्रष्टाचार के किसी भी मामले को किसी तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी ने भी जनता के पैसों का इस्तेमाल करके, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके गलत तरीके से पैसे कमाए हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सोचने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव के बाद डॉक्टर मोहन यादव लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। क्या मोहन यादव के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और जनरल को उड़ाने की कोशिश की जा रही है? क्या खबरों के माध्यम से एक और सुपारी किलिंग की कोशिश है? कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। वीडियोस के लगातार हमसे जुड़े रहिए। इस मामले पर जो भी डेवलपमेंट होंगे हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।